आंसू हैं, आहें हैं, सिसकियाँ हैं, गज़ा शदीद इंसानी बहरान का सामना कर रहा है, जबकि जहाँ पर मज़लूम फ़लस्तीनियों को ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना है, मेडिकली इश्यूज़ भी हैं और इन हालात में लेकिन उनके हौसले जो है वो बुलंद है। लेकिन ये अनम फ़ैसल ऐसे ऐसे हौसलों का क्या करना है? मेरे ख़्याल हुँ, से अब तो ये लफ्ज़ भी छोटा पड़ता जा रहा है। आखिर कितनी लाशें उठाएँ, कितनी मैयतें उठाएँ? ऐसे में जिसको कहते हैं ना कारख़ाने में तूती की आवाज़, कुछ तो कोशिश दुनिया का ये ख़ित्ता हुँ, कि जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया यहाँ से कुछ चीज़ें आ रही हैं दुनिया भर में और ये वो मुस्लिम ममालिक है जहाँ से एहतजाज हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनमें फ़्रांस जो है वो उसका काबिल ज़िक्र है क्योंकि अभी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वन न्यूज़ आर्टिकल और उसमें जो नेतन्याहू के बेटे साहबज़ादे हैं उन्होंने फ़्रांस के सदर को टेलीविज़न पे बैठ के गालियाँ निकाली हैं हुँ। क्योंकि वो हिमायत करते हैं फ़लस्तीन की। अब इस सारे मामले पे हम बात कर लेते हैं मसूद खान माहिर बैन अक़वामी अमूर आज हमारे साथ मौजूद है साबिक़ सर। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मसूद साहब। मेरा सवाल आपसे पहला वालेकुम सर मसूद अस्सलाम। साहब ये है कि अब तकरीबन 2 साल के लगभग वक्त हो जाएगा कि जिस वक्त इसराइल ने वो बर्बरियत का आगाज़ किया था, मलबा तो कर दिया है ना इसराइल ने। बीइंग बीइंग माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर, मसूद साहब हमें बताइए, दुनिया को बताइए, इसराइल इसराइल क्या अचीव करना चाहता है? इसराइल क्या करना चाहता है? क्या वहाँ से तमाम तर चीज़ों को सफ़े हस्ती से मिटा के और वहाँ से इनखला चाहता है? ये वही चीज़ चाहता है जो उसके साथ नाज़ीज़ ने की जर्मनी में, ये वही चीज़ रिपीट करना चाहता है दूसरों के साथ भी? यही उनका मंसूबा है। आपको याद होगा 1948 में नक़बा का वाक़या हुआ था जिसमें लाखों फ़लस्तीनियों को मुल्क बदर कर दिया गया था और उन्हें वापस नहीं आने दिया गया था। हालाँकि रेफ्यूजीज़ के वापस आने के बारे में गुफ्त-ओ-शुनीद होती रही। अभी भी उनका मंसूबा ये है कि इनके लिए अरसा-ए हयात इतना तंग किया जाए कि नक़्ल मकानी करें और इस सिलसिले में उन्होंने कई तजावीज़ भी पेश की हैं। मिस्र को कहा है, उर्दन को कहा है, लेकिन अहले गज़ा इस बात पे डट गए हैं कि उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो वो गज़ा के अंदर ही मौजूद रहेंगे। जो आपने मंसूबे के बारे में पूछा, तो इस वक़्त वो ये कर रहे हैं कि जो इसका गज़ा का शुमाली हिस्सा है, उसे जनूबी हिस्से से काट रहे हैं, बहुत से राहदारियाँ वो बना रहे हैं और आबादी की अक्सरियत को साहिल की तरफ, गज़ा के साहिल की तरफ धकेल रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक बहुत शदीद हमला किया एक हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, एक चर्च भी तबाह किया, खौफ व हरास फैलाने की एक तरकीब है। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि जो इसराइल के मज़ालिम हैं, उनकी तारीख़ रक़म हो रही है। दूसरी जंग अज़ीम में शायद इस किस्म की सहूलतें मौजूद नहीं थी, लेकिन आज कैमरे की आँख सब कुछ देख रही है, यस। सोशल मीडिया पे सब कुछ मौजूद है और ये याद रखिएगा कि जो कानून दूसरी जंग अज़ीम के बाद या उससे पहले लिखा गया था, जिसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहते हैं, उसकी 3 शिक़ें बेहद अहम हैं। पहली शिक ये है कि जब भी आपने हमला करना हो तो आपने इम्तियाज़ करना होता है। यानी आपने ये देखना होता है कि कौन मुतहरिब है और कौन गैर मुतहरिब है। कौन जो है आपके लिए सिविलियन है और कौन जो है वो जंग में शरीक हो रहा है। तो जंग में शरीक लोगों को निशाना बनाया जाता है। दूसरा जो होता है वो ये है कि बाज़ ऐसी जगह होती हैं जिनके ऊपर हमले नहीं किए जाते, अस्पताल के ऊपर, स्कूलों के ऊपर और इसके लिए एहतियात बरती जाती है। और तीसरा जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी या जिसे आप कहेंगे तनासुब। प्रोपोर्शनैलिटी ये है कि अगर आपके किसी हरीफ ने, मद मुखालिफ ने, आपके दुश्मन ने आपके ऊपर हमला किया है, तो आपका हमला शदीद हो सकता है, लेकिन इतना शदीद नहीं कि उस पूरी आबादी को जिसमें सिविल्स भी शामिल हों, उनको नेस्तनाबूद कर दे। तो ये वो जराइम हैं जिनको रकम किया जा रहा है, लेकिन चूँकि इसराइल को अमेरिका की हिमायत हासिल है और जो यूरोपियन यूनियन से उनको हिमायत हासिल है, वो बहुत ही कमज़ोर और नहीफ़ है। तो इस वजह से कोई नताइज सामने नहीं आ रहे हैं। एक अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम इदारे मुअत्तल हो चुके हैं इस सिलसिले में और उनकी कोई भी कारकर्दगी सामने नहीं आ रही। अच्छा सर, गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं।
पाकिस्तान में भी कल जमात इस्लामी की जानिब से एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, एहतजाज किया गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा एहतजाज करना और उनसे इजहार यकजहती का इस तरह से इजहार करना काफ़ी है? इसके अलावा क्या हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्या? ये सिर्फ़ एहतजाज करना ही काफ़ी है? मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि कम से कम एहतजाज तो किया जा रहा है। हुँ, बहुत से ममालिक हैं जिनने एहतजाज नहीं किया, या वहाँ एहतजाज पे पाबंदी है। पाकिस्तान में एहतजाज किया जा रहा है, इंडोनेशिया में किया गया है, मलेशिया में किया गया है। हुँ, सिर्फ जो है वो मुसलमान ममालिक में एहतजाज नहीं किया गया, बल्कि मगरबी ममालिक में एग्जैक्टली। बहुत शदीद एहतजाज हुआ है। मैं गुज़श्ता बरस अमेरिका से वापस आया हूँ, तो अमेरिका के हर शहर में, हर चौराहे में, हुँ, हर सड़क पे, बल्कि जो उनके बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन हैं, उन पे भी जो है एहतजाज हुए हैं, जिससे आप ये नतीजा अख़ज़ करें कि एक तरफ हुकूमतों की पॉलिसीज़ हैं और दूसरी तरफ शहरियों का नुक्ता नज़र है। तो दुनिया के शहरी या जो सिविल राइट्स मूवमेंट है, वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, गज़ा के साथ खड़ी है। इसके बारे में जो है उनके लिए जवाब ये है, इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, कि हमास ने ये हमला किया क्यों था? यस। क्योंकि और ये हॉस्टेजेस क्यों लिए थे और ये यरगमाल क्यों बनाया था इन लोगों को, जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई और जिसकी वजह से इतनी फ़लस्तीनी जानों का नुकसान हुआ है। तो उसके लिए जो फ़लस्तीनी जवाब देते हैं वो ये कहते हैं कि वो मुसलसल कैद में रह रहे थे, मुसलसल यरगमाल की कैफियत में थे, उनके पास कोई शख्सी आज़ादियाँ नहीं थी, कोई उनका रियासती तशख़्ख़ुस नहीं था, इसलिए वो मजबूर हो गए। जो भी उनके मुहर्रिकात थे, उनके जी। इक़दाम के मुहर्रिकात थे, उसके शदीद नुकसानात हुए हैं, लेकिन ये भी साबित हो गया कि इस वक़्त जो है बैनुल-अक़वामी बिरादरी या अक़वाम मुत्तहिदा या ह्यूमन राइट्स काउंसिल या दूसरे जो इदारे हैं, हम्म। वो कोई जो कमज़ोर मुल्क है, उसके ऊपर ज़ुल्म और सितम हो, तो उसकी मदद के लिए नहीं आ सकते। अच्छा मसूद साहब। लिहाज़ा आपके सवाल में छुपा एक और सवाल है जी जिसका जी। मैं जवाब दे देता हूँ जी जी। कि मुसलमानों को और ख़ास तौर से इस किस्म के जो है जो शहरी बेदस्त व पाश शहरी दुनिया के किसी हिस्से में भी हों, उन्हें एक नए निज़ाम के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा निज़ाम जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके और इस किस्म की वहशत और बर्बरियत से बचा सके। एब्सोल्युटली सर, एक तो ये कि जो ज़ाहिर सी बात है, वेस्टर्न मीडिया पे जो कहा जाता है कि जी हमास अटैक्ड, हमास अटैक, तो मेरे ख्याल से 7 तो उनकी जो दुनिया शुरू हुई है वो 7 अक्टूबर के बाद ही शुरू हुई है। 7 अक्टूबर से पहले तो कुछ होता ही नहीं था। 7 अक्टूबर से पहले ना कभी नखबा हुआ, 7 अक्टूबर से पहले ना कभी जुल्म सितम ढाए गए अहले गज़ा पे, तो उनकी दुनिया तो 7 अक्टूबर से शुरू होती है। नाउ द थिंग इज़, आपने मिसाल दी कि यू हैव बीन टू अमेरिका और उसके बाद आपने वहाँ पे देखी सिचुएशन, हमने फ्रांस की भी बात की, वहाँ पे भी आवाज़ें उठ रही हैं। मैं बड़े भारी दिल के साथ आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, और वो ये कि अहले अरब का इस सारे मामले में आपने कैसा रोल देखा, एंड स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द पेनिनसुला टू इजिप्ट टू एवरी कंट्री जो कि सराउंड करता है इसराइल को, जिनके टाइज हैं, एंड कम ऑन हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, ठीक है बिल्कुल होंगे, लेकिन लेट्स ब्रिंग इन तुर्की एज वेल, हुँ। उनके इकोनॉमिक टाइज हैं इसराइल के साथ। सो हम जब बाइकआउट कर रहे होते हैं किसी भी मशरूब का, तो यकीनन हम पे सवालात ज़रूर उठते हैं कि नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट असल जो जिनके टाइज हैं हम वहाँ पे सवालात नहीं उठाते। व्हाट इफ़ तुर्की, व्हाट इफ़ इजिप्ट, व्हाट इफ़ अदर कंट्रीज़ मुसलमान, वो आज इनके साथ इकोनॉमिक टाइज पे बात भी अगर करें तो इनकी जो है वो टांगें काँप जाएंगी, बट दे डोंट डू। देखिए, जितने भी खलीजी रियासतें हैं या मशरक़ वस्ता की रियासतें हैं, उनके साथ हमारे करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, लिहाज़ा हम उनके ऊपर उँगली नहीं उठा सकते, ना हम उन्हें निशाने तनक़ीद बनाना चाहते हैं या बना सकते हैं। वो मुड़ के ये पूछ सकते हैं कि जी दूसरे मुसलमान ममालिक ने क्या किया है? मिसाल के तौर पर हम भी तो सिर्फ़ एहतिजाज तक महदूद रहे हैं, वो मलेशिया और इंडोनेशिया हो। हम्म। लेकिन उनकी मजबूरियाँ समझने की कोशिश कीजिए। जो दुनिया दूसरी जंग अज़ीम के बाद आज़ाद तो हुई है, जिसमें नौआबादियाती निज़ाम था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन दुनिया पूरे तरीके से आज़ाद नहीं है। अभी भी जो अरब ममालिक हैं वो मुख़्तलिफ़ जकड़बंदियों में बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी आवाज़ उस तरीके से उठा नहीं सकते।
جس طریقے سے انہیں اٹھانی چاہیے. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ پس پردہ سعودی عرب نے، امارات نے، قطر نے، ترکی نے بھی بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے. دوسرے یہ ہے کہ دو ریاستی نظام کے بارے میں کوئی اتفاق رائے ہو جائے، دو ریاستی حل کے بارے میں کوئی اتفاق رائے ہو جائے. امریکہ اس پہ آمادہ نہیں ہوا کلیتاً، یعنی اس کے اوپر گفت و شنید تو ہوتی رہی لیکن امریکہ آمادہ نہیں ہوا. اسی طریقے سے اسرائیل بھی آمادہ نہیں ہوا. اب تو لوگوں نے ایک ریاست کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے، آثار ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ غزہ کو اپنی ریاست کا حصہ بنا رہا ہے. کیونکہ ابھی جو ہے انہوں نے تقریباً خود ان کے اعداد و شمار یہ رائٹ. کہہ رہے ہیں کہ غزہ کا 10% حصہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی زون سے منسلک کر لیا ہے، جس کا مطلب ہے اس کے اوپر ان کا قبضہ بھی ہے، تسلط بھی ہے، اور ان کی ساورنٹی بھی ہے. ٹھیک ہے. جو آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز ہیں، OPT جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی جو سیٹلمنٹس کی وجہ سے اس طریقے سے مقید، بالکل ٹھیک ہے یعنی سر. یہ کہ ان لیٹس کے پاس لیٹس وہاں لیٹس ہوپ ریاست ہے. کہ جو ہم صرف اگر احتجاج تک بھی محدود ہیں تو وہ احتجاج رنگ لائے، کیونکہ اب وہاں غزہ میں چاہے ہسپتال ہو، اسکول ہو، کوئی بھی عمارت ہو، کسی کے رہائشی کمپلیکس ہو، وہ ہوا کرتا تھا، اب ہے نہیں، اور اب کچھ ہی انسان وہاں بچ گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.